नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के जितने भी यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत आने वाले बीए फर्स्ट सेमेस्टर की जो सिलेबस है उन्हीं के आधार पर हम लोग आज उसी का यूनिट 1 के तहत आज हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यूनिट 1 में जो टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल, इससे पहले भी मैंने कई सारे वीडियो बना करके अपलोड किया हूँ, जाकर के प्लेलिस्ट बना हुआ है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, आप जाकर के देख सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। देखिए प्राग ऐतिहासिक काल, देखिए इतिहास के जो कालखंड है उन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो इतिहास के 3 कालखंड है। ठीक है, इतिहास का वर्गीकरण जो है 3 कालखंडों में किया गया है। तो सबसे पहले आता है हमारा, देख लेते हैं, सबसे पहले आता है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, पहला कौन आता है? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस समय आदि मानव का उद्भव हुआ, यानी कि पाषाण काल को हम आसान भाषा में कहें तो पाषाण काल को प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित प्रमाण नहीं पाया गया। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई लिपि नहीं लिखा गया और न ही कोई पढ़े जाने वाले लिपि का विकास हुआ है प्राग ऐतिहासिक काल में। ठीक है, ये एक ऐसा काल है जहां पर लोग ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। ठीक है, पाषाण यानी पत्थर के वर्गीकरण के आधार पर जो है प्राग ऐतिहासिक काल का जो है वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल पूर्ण रूप से पाषाण काल है। ठीक है, मानव जो है जंगली के रूप में रहा करते थे, खाना बदोश रहा करते थे, शिकार करके जो है अपना जो है जीवन व्यतीत करते थे। प्राग ऐतिहासिक काल का जो अंतिम चरण है उस समय जो है देखा जाता है कि मानव के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम धातु यानी कि तांबा का जो है विकास होता है। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल जो है आप पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि पाषाण काल का युग है प्राग ऐतिहासिक काल। उसके बाद आता है आद ऐतिहासिक काल। आद मतलब होता है आधा, यानी कि लोगों ने तो लिखना चालू किया परंतु उन्होंने क्या लिखा इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग आद ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे महत्व दिया जाता है आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है, तो आद ऐतिहासिक काल जो है एक ऐसा काल है जहां लिपि का तो विकास हुआ परंतु उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, और आद ऐतिहासिक काल जो है धातु का एक काल है जिसे हम लोग काश युगीन कहते हैं। आपको पता है कि प्राग ऐतिहासिक काल का जब अंतिम दौर यानी कि नवपाषाण काल के अंतर्गत मृद भाड़ों का उपयोग होने लगा तो उस समय जो है प्रथम धातु के रूप में मानव ने तांबा का प्रयोग किया। ठीक है, और आद ऐतिहासिक काल में उन्होंने एक नए धातु की खोज की जिसे हम लोग कांसा कहते हैं। तो नए धातु की खोज किस प्रकार हुई? तो तांबा में एक मिश्र धातु यानी कि तांबा में टीन मिला करके एक मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है जिसे हम लोग कांसा कहते हैं। तो आद ऐतिहासिक काल काश युगीन काल है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जहां पर लिखित जो है लिपि का विकास भी हुआ, यानी कि लिखित प्रमाण भी प्राप्त है, लिखित साक्ष्य भी प्राप्त है, उस लिपि को पढ़ा भी गया है। इस काल को हम लोग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ऐतिहासिक काल को हम लोग लोह युग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक काल जो 600 ईस्वी पूर्व या 6वीं शताब्दी के आसपास जो है ऐतिहासिक काल का उद्भव होता है और आज तक जो काल चल रहा है उसे हम लोग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर है। ऐतिहासिक काल में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा विकसित हुआ वो है लोहा। लोहा के बदौलत ही लोगों ने क्या किया कि हल का निर्माण किया, लोहे से बने हल का निर्माण किया और कृषि के दम पर जो है यानी कि लोहा का जब हल का निर्माण हो ही जा रहा है तो लोग कृषि करेंगे और कृषि के दम पर उन्होंने जो है एक अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर एक नए साम्राज्य यानी कि दूसरी नगरीकरण की स्थापना करते हैं
ऐतिहासिक काल में। और याद रखिएगा कि प्रथम नगरीकरण कौन सा सभ्यता है, यही आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग पहली नगरीकरण सभ्यता कहते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक है हमारा। ठीक है, और दूसरी नगरीय सभ्यता है इसी ऐतिहासिक काल में, ठीक है, जब मगध काल का उद्भव होता है, 16 महाजनपद जब अस्तित्व में आते हैं, तो दूसरी नगरीकरण की जो है सभ्यता की विकसित होती है लोहे के बदौलत। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। तो प्राग ऐतिहासिक काल पाषाण काल, आदि ऐतिहासिक काल जो है कांसा का काल है, कांस्य युगीन है, ऐतिहासिक काल लोहा का काल है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा काल है, तो इस समय मानव जो है किसी भी प्रकार का लिखना पढ़ना नहीं जानता था, पूर्ण रूप से जो है जंगली जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, खाना बदोश थे, खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार से जो है लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है, केवल और केवल पुरातात्विक सामग्रियों के माध्यम से जो है हम प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं। यहां तक क्लियर है। इसका समय काल है मानव इतिहास के प्रारंभ से लगभग 3000 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ज्यादा नहीं जानना है प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। तो इतिहास के कालखंडों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भाग में। कौन कौन? प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा काल है, तो प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है जहां मानव लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। यानी कहने का मतलब है कि इस काल में किसी भी प्रकार का कोई लिखित जो है साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, केवल और केवल पुरातात्विक सामग्रियों के माध्यम से जो है हम प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यह काल जो है मानव इतिहास काल से लगभग 3000 ईस्वी पूर्व तक का काल को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर है प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, किसी भी प्रकार का लिखित और पढ़ने योग्य जो है सामग्री या अवशेष हमें प्राप्त नहीं होते, केवल और केवल पुरातात्विक सामग्रियों के माध्यम से जो प्राग ऐतिहासिक काल का वर्णन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल। देखिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग आदि ऐतिहासिक काल। देखिए आदि ऐतिहासिक काल का समय क्या है, 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक का समय को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। और एक बात याद रखिएगा, ईस्वी पूर्व का मतलब आप लोग जानते हैं ना, ईस्वी पूर्व आसान भाषा में समझिए, ईस्वी पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले, और ईस्वी का मतलब क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो आदि ऐतिहासिक काल का समय है 3000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है उसे हम लोग आदि ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, लेकिन सबसे ज्यादा आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आने वाला जो सभ्यता है वह है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जहां लिपि मौजूद था परंतु उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, लिपि कैसा है सिंधु घाटी सभ्यता का या आदि ऐतिहासिक काल का, तो लिपि है सर्पिला आकार का लिपि, जिसको हम लोग ब्रुस्टोफैदन लिपि के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से ही हम लोग उसको जो है अध्ययन कर सकते हैं। और आदि ऐतिहासिक काल में लिपि मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आने वाले सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता है आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो सर्पिला आकार की लिपि थी, जिसको हम लोग ब्रुस्टोफैदन लिपि कहते हैं, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। क्लियर। यहां पर देखिए पुरातात्विक जो स्रोत है यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और साहित्यिक स्रोत भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यानी कि पुरातात्विक स्रोत भी प्राप्त हुए या साक्ष्य प्राप्त हुए और साहित्यिक जो है साक्ष्य भी प्राप्त हुए, परंतु जो सबसे ज्यादा उपयोग में लाने वाला जो आदि ऐतिहासिक काल में
वस्तु है, यानी कि जिसके माध्यम से जो आदि ऐतिहासिक काल का हम लोग अध्ययन करते हैं वो है पुरातात्विक साक्ष्य। इन्हीं के माध्यम से जो है आदि ऐतिहासिक काल का पता लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो लिखित यानी कि साहित्यिक स्रोत है, यानी कि जो आपका जो लिखित साक्ष्य है उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। परंतु वैदिक काल में आप जब जाएंगे तो वहां पर जो है आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये सब पाए जाते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो है किसी भी प्रकार का जो है लिपि प्राप्त हुआ, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन वैदिक काल में जो है लिपि मिला है, साहित्य मिला है, वेद पुराण ये सारी चीज मिले हैं और उसे पढ़ा भी गया है। ठीक है, उस पर जो है भाष्य भी लिखा गया है, उनको सरल रूप से प्रस्तुत भी किया गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो आदि ऐतिहासिक काल में जो हम लोग इसमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार का साक्ष्य मिले, परंतु जो आदि ऐतिहासिक काल में जो अध्ययन करने का जो सामग्री है वो पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से ही हम आदि ऐतिहासिक काल का पता लगा सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का जो है उद्भव कब से कब तक है, तो 600 ईस्वी पूर्व के पश्चात जो है ऐतिहासिक काल कहलाता है। अब कहीं कहीं देखिए 600 ईस्वी पूर्व लिखा रहेगा, कहीं कहीं 6ठी शताब्दी लिखा रहेगा, याद देखिएगा, कहीं कहीं 6ठी शताब्दी भी लिखा रहता है, कहीं कहीं 600 ईस्वी पूर्व भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो भ्रमित मत होइएगा। तो ऐतिहासिक काल 600 ईस्वी पूर्व अर्थात 6ठी शताब्दी के आसपास जो है इस काल का जो है विकास होता है। ठीक है, 600 ईस्वी पूर्व या 6ठी शताब्दी के आसपास जिस जो सभ्यता का विकास हुआ या उद्भव में आया उसे हम लोग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद इस काल के अध्ययन हेतु हम लोग को क्या क्या मिल जाता है, तो यह काल में तीनों चीज उपलब्ध है। पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है, उसके बाद साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध है, और उस समय कई सारे विदेशी यात्री आए जिन्होंने उस समय का तात्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में जो है वृतांत लिखा, यानी कि यात्रा वृतांत उन्होंने लिखा कि उस समय के तात्कालीन राजा के राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, शिक्षा में क्या विस्तार हुआ। इवन यहाँ तक कि जो भी विदेशी यात्री आए कहीं ना कहीं उन्होंने उस समय के तात्कालीन विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण भी की और लंबे समय तक भारत में उन्होंने अपना एक लंबा समय बिताया। ठीक है, तो उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में लिखा है। तो ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जहां पर हमें पुरातात्विक स्रोत भी मिल जाते हैं, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य भी मिल जा रहे हैं, साहित्यिक साक्ष्य भी मिल जा रहे हैं। ठीक है, उस समय कई सारे ऐसे जो है इतिहासकार हुए, ठीक है, दरबारी कवि हुए जिन्होंने उस समय के राजा के जो है राजाओं की स्थिति का वर्णन किया। ठीक है, उसके बाद कई सारे जैसे हैंसांग आए, मेगास्थनीज आए, फाइयान आए, ये सब जब विदेशी यात्री आए तत्कालीन राजाओं ने उनका जो है उनको संरक्षण दिया। उन्होंने उन राजाओं के बारे में साथ साथ समाज के बारे में भी वर्णन करते हैं। तो इन सब स्रोतों के माध्यम से भारत के इतिहास के बारे में हम लोग को जानने में मदद मिलती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए प्राग ऐतिहासिक काल का वर्गीकरण। अब है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। तो आप लोग समझ गए कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, आदि ऐतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल क्या है। ठीक है, इसके बारे में कुछ बताने का जरूरत नहीं है, समझ चुके हैं आप लोग। अब देखिए हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल का वर्गीकरण मतलब भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया है प्राग ऐतिहासिक काल को। ठीक है, कौन कौन, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल एक ऐसा काल है जहां पर बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, और मानव जो है घुमक्कड़, संग्राहक। ठीक है, उसका मध्य काल में जो है पूरा पाषाण काल से थोड़ा बेहतर जिंदगी उन्होंने व्यतीत किया, जो हथियार है वो थोड़े से छोटे होने लगे। ठीक है, और याद रखिएगा पूरा पाषाण काल में एक आविष्कार हुआ था जो है आग की खोज। ठीक है, आविष्कार हम लोग नहीं बोलेंगे। पूरा पाषाण काल में जो है आग का खोज होता है, मध्य पाषाण काल में आग का उपयोग होता है। ठीक है, हथियार छोटे हो जाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और मध्य पाषाण काल में जो है जानवरों को पालतू बनाया जाता है, और मध्य पाषाण काल में पहली बार जो है कुत्ता को पालतू बनाया गया। तो मनुष्य के द्वारा
प्रथम पालतू जानवर कौन है? तो कुत्ता है, याद रखिएगा। अब आते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल एक ऐसा काल है जहां पर पहिए का आविष्कार होता है, मानव जो है अस्थायी जीवन व्यतीत करता है, ठीक है। कृषि का जो है मानव जो है कृषि कार्य प्रारंभ करना चालू करते हैं, ठीक है। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, यानी कि मृद भाड़ बनाने का कला यहीं पर विकसित होता है। वस्त्र बनाने का कला भी यहीं पर नवपाषाण काल में, यानी कुल मिलाकर जो है नवपाषाण काल एक क्रांति का काल है, ठीक है। यहीं पर कृषि का उत्पादन होता है, यानी कृषि की शुरुआत होती है नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार होता है, कुम्हार का चाक का आविष्कार होता है, ठीक है। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, मानव का जीवन अस्थायी हो जाता है, ठीक है। यहां तक कि पूजा करने का प्रमाण या शुरुआत भी नवपाषाण काल में होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पूरा पाषाण काल। अब देखिए पाषाण काल को भी कई भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे। जैसे देखिए पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल आगे चल करके जो है 3 कालखंडों में विभाजित किया जाएगा। हथियार यानी कि औजार के उपयोग के अनुसार, ठीक है, यानी कि औजार के क्वालिटी के अनुसार जो है किस प्रकार से है जो पूरा पाषाण काल को 3 खंडों में विभाजित किया, जो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। तो पूरा पाषाण काल के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, लेकिन अभी हम लोग विस्तार से थोड़ा पढ़ेंगे क्या क्या परिस्थिति थी उस समय के तात्कालिक, क्या विशेषता रही है उस समय की। तो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल की सबसे प्रारंभिक अवस्था है, ठीक है। यहां पर जो है लोगों ने जो क्या किया कि यहाँ पर औजार जो है बड़े बड़े होते थे, ठीक है। पूरा पाषाण काल के लोग शिकारी प्रवृत्ति के थे, खाना बदोश थे, ठीक है। और वो लोग जो है गुफाओं में, वृक्ष के डालियों में रहा करते थे, ठीक है। शिकार के लिए वो लोग झुंड में जो शिकार किया करते थे, और जो है शिकार में जो भी कुछ हाथ लगता था उसको बराबर बराबर भागों में सभी में बांट दिया जाता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि पूरा पाषाण काल में कि जब शिकार के समय जो है जो भी शिकार की वस्तुएं उनको विभाजित करते समय या बांटते समय कभी कभी विवाद और झगड़ा उत्पन्न हो जाता था। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल के लोग कैसे थे? तो जंगली थे, ठीक है, जंगली रहा करते थे। उसके बाद ये लोग शिकार किया करते थे, ठीक है, मछलियों का शिकार किया करते थे, जानवरों का शिकार किया करते थे, खाना बदोश थे, गुफाओं कंदराओं में रहा करते थे, पेड़ के डालियों में रहा करते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए पूरा पाषाण काल की विशेषता क्या है। उसके बाद देखिए पूरा पाषाण काल की विशेषता क्या है। तो सबसे पहला विशेषता निवास स्थान, ठीक है। पहला स्थान है, यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पूरा पाषाण काल से आप क्या समझते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि पूरा पाषाण काल से आप क्या समझते हैं, पूरा पाषाण काल की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल जो है पाषाण काल की प्रारंभिक अवस्था है, ठीक है। यहाँ पर मानव जो है पूर्ण रूप से जंगली जीवन व्यतीत करते थे, गुफाओं में रहते थे, कंदमूल वगैरह खाते थे, शिकार के माध्यम से जो है अपना भोजन करते थे, कंदराओं, गुफाओं, पेड़ के डालियों में रहा करते थे, पूर्ण रूप से जंगली जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए पूरा पाषाण काल की विशेषता क्या है। तो विशेषता में पॉइंट बना के लिखिएगा। पॉइंट बना करके अगर आप लिखते हैं तो आपको इतिहास में बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं अभी बता रहा हूं कि पूरा पाषाण काल की विशेषता क्या है। तो पहला नंबर, पूरा पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा, पूरा पाषाण काल क्या है लिख दीजिएगा। उसका पूरा पाषाण का विशेषता क्या है। तो इस काल के मानव जीवन की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है, ठीक है, ऐसे लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा 1 नंबर पॉइंट में लिखिएगा निवास स्थान, यहाँ पर थोड़ा सा इसे, ठीक है, हेडलाइन कर दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि इस काल में मानव प्राकृतिक गुफा का मतलब होता है सेल आश्रय, सेल आश्रय का मतलब होता है, सेल का मतलब पत्थर और आश्रय का मतलब रहने का जगह।
तो सेल आश्रय यानी कि प्राकृतिक गुफाओं कंदराओं में रहा करते थे। वे तालाबों नदियों एवं जल स्रोत के निकट होते थे। तो कहने का मतलब है कि वो जहां भी गुफा बनाते थे वो कहीं ना कहीं नदी के किनारे होगा या तालाब के किनारे होगा, ताकि उन्हें जल आपूर्ति आसानी से हो सके। ठीक है, तो वो लोग प्राकृतिक गुफाओं में रहा करते थे, कंदराओं में रहा करते थे, कुल मिलाकर सेल आश्रय में रहा करते थे। और ये गुफाएं, ये जहां भी रहते थे, ये गुफा जो है तालाब से नजदीक होगा, नदी के किनारे होगा, ताकि जल आपूर्ति या पीने के लिए जल उन्हें प्राप्त हो सके। ठीक है, यानी कि ये गुफाएं तालाब नदी एवं जल स्रोत के निकट होते थे। मानव का जीवन कैसा था? तो खाना बदोश था। ठीक है, मानव का जीवन क्या है? खाना बदोश था, जिनके कारण वो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते रहते थे। कभी कभी वो बीच के डालियों में, झाड़ियों में भी छिप कर रहते थे। ठीक है, तो निवास स्थान के बारे में पता चल गया। तो निवास स्थान कैसा था? तो वो प्राकृतिक गुफाओं में रहा करते थे, कंदराओं में रहा करते थे। ये गुफाएं और कंदराएं वहां होते थे जहां पर पेयजल यानी कि पीने का पानी उपलब्ध हो, जैसा तालाब के किनारे, नदियों के किनारे ये गुफाएं स्थित होते थे जहां वो निवास करते थे। ठीक है, इनका जीवन कैसा था? तो इनका जीवन खाना बदोश था। ये खाना बदोश यानी कि शिकार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण किया करते थे। ठीक है, ये कभी कभी तो वृक्ष की डालियों में, झाड़ियों में रहा करते थे छिप करके। तो निवास स्थान समझ में आ गया। दूसरा नंबर आता है जीविका के साधन। जीविका उसको बोलते हैं यानी कि जीने के लिए जो साधन होता है, यानी कि जीवन यापन के लिए जो साधन जरूरी है, उसी को हम लोग जीविका बोलते हैं। जैसे आज के लिए जीविका क्या है? आज के लिए जीविका वही उसी को बोलेंगे जो इंसान काम करेगा, बदले में उन्हें पैसे मिलेंगे, जिससे वो अपने सांसारिक जीवन यापन की पूर्ति आसानी से कर सके। तो ये हो गया जीविका। ठीक है, तो जीविका के साधन क्या है? तो इस काल में मानव अपनी जीविकाओं के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। ठीक है, वह अपनी जीविका चलाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे। मैंने अभी आपको कहा कि वो लोग जंगली शिकार किया करते थे, मछली पकड़ा करते थे। इसके अतिरिक्त वो कंद मूल फल खा करके अपनी जो है अपने भोजन को यानी कि अपने क्षुधा को शांत करते थे। ठीक है, यानी कि अपने भूख को वो शांत करते थे। तो जीविका के साधन हो गया। जीविका मतलब होता है वो काम, क्या काम करते हैं। तो जीविका का मतलब हो गया कि वो लोग क्या करते थे कि शिकार करते थे। शिकार में वो जानवरों का, जंगली जानवरों का शिकार करते थे। वो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहते थे। ठीक है, प्रकृति जो चीज, प्रकृति क्या है? प्रकृति में मान लीजिए जंगल, जंगल क्या है? एक प्रकृति है। प्रकृति में जंगल एक प्रकृति है, तो उस जंगल में जानवर होगा तो वो जानवर का शिकार कर ले रहे हैं। ठीक है, कहीं पे जलाशय तालाब है तो तालाब में मछली होगा तो मछली का शिकार कर ले रहे हैं। ठीक है, तो मछली पकड़ ले रहे हैं, मछली का शिकार। अब जंगल में कंद है, मूल है, उसको खा करके जो है अपने भूख को वो शांत किया करते थे। या पूर्ण रूप से जीविका के साधन वो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहा करते थे। अब देखिए आग की खोज। देखिए पूरा पाषाण काल में एक आविष्कार होता है यानी कि खोज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आग की खोज। आपसे एग्जाम में अगर एमसीक्यू आएगा तो पूछा जाएगा कि आग की खोज कब हुई? तो पूरा पाषाण काल में, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो मानव ने आग की खोज, तीसरा नंबर पॉइंट क्या है? आग की खोज। मानव ने पत्थर से यानी कि पत्थर को टकरा करके, एक पत्थर को दूसरे पत्थर से टकरा करके जो आग जलाना सीख लिया। आग की खोज के बाद मानव के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। आग की खोज को इस काल का महान उपलब्धि माना जाता है। मानव आग का प्रयोग ठंड से बचने के लिए, मांस को पकाने के लिए, जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए किया करते थे। ठीक है, तो आग की खोज जो है उन्होंने पत्थर को पत्थर से टकरा करके या रगड़ करके जो आग की खोज कर ली। आग की खोज करने के लिए जो है काफी इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है आग की खोज को। ठीक है, आग की खोज से क्या फायदा हुआ? तो ठंड से बचने के लिए आपको याद होगा कि प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल एक ठंडी जलवायु का काल है। ठीक है, उस समय जो जलवायु है पूर्ण रूप से ठंडी है। तो आग का जब आविष्कार होता है पत्थर से पत्थर को टकरा करके, तो जिसके कारण क्या होता है, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया। क्योंकि आग से क्या क्या फायदा होगा या लाभ होगा? तो सबसे पहले ठंडा से रक्षा होगा।
ठंडा से बचने के लिए। अब मांस वो लोग कच्चा खाने लगा। पहले क्या होता था, मांस को वो लोग कच्चा खाते थे, अब आग का आविष्कार हुआ तो मांस को भूज के खाने लगे, ठीक है, जिससे उन्हें और अच्छा लगने लगा। उसके बाद जंगली जानवर, अब कई सारे जंगली जानवर होते हैं जो मानव का शिकार कर लेते थे, तो उनसे बचने के लिए उन्होंने आग जलाना शुरू किया, जिसके जिसके माध्यम से वो जंगली जानवर आग को देख करके वो मानव के जो झुंड है वहां पर वो, या मानव के जो गुफा है उसमें वो लोग प्रवेश नहीं कर पाते थे। तो आग से जो है कई सारे लाभ उन्हें होने लगे, ठीक है। उसका वेशभूषा, वेशभूषा मतलब होता है कि वो लोग कैसे क्या पहनावा पहनते थे, कैसा दिखते थे, उसी को हम लोग बोलते हैं वेशभूषा। तो इस काल में मानव ठंड से बचने के लिए पेड़ के पत्ते एवं छाल का प्रारंभ कर देते, क्योंकि पूरा पाषाण काल की जो जलवायु है पूर्ण रूप से ठंडी जलवायु थी, याद रखिएगा। तो वेशभूषा मतलब क्या पहनावा पहनते थे, तो उस समय तो वस्त्र का निर्माण या वस्त्र बनाना मानव शुरू नहीं किए थे, तो जिसके कारण वो वस्त्र के रूप में पत्ते के छाल को वो लोग लपेट करके उन्हीं का वस्त्र बना करके पहनते थे, जिससे ठंडी में उन्हें रक्षा होती थी। उसके बाद देखिए कुछ समय के पश्चात पशुओं की खाल, अब देखिए पशुओं की खाल को जो है वो वस्त्र के रूप में व्यवहार करते थे, ठीक है। उसके बाद इस काल में मानव की हड्डियों की सुइया बना करके खाल को सिलना, देखिए मानव की जो हड्डी होती थी उनको एक सुई का आकार दे देते थे, ठीक है। उस आकार से जो है जानवर के खालों को सिल करके जो वस्त्र बना करके मानव पहना करता था। इसी से वह वस्त्रों को आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते थे, ठीक है। बात समझ में आया। तो वेशभूषा में क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो मानव जो है वस्त्र के रूप में पेड़ के पत्ते या पेड़ के छाल को जो है वस्त्र के रूप में व्यवहार करते थे। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं कि जानवरों के जो खाल है उसको पहनना चालू करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि मानव की अस्थि यानी कि मानव का जो हड्डी है उससे जो है सुई का आकार देते हैं, यानी कि सुई बना लेते हैं, और सुई बनाने के बाद जो है जो जानवर के खाल है उनको सिल करके यानी कि सी करके एक वस्त्र का आकार देते हैं, उन्हीं को पहनते हैं, ताकि उन्हें सर्दी और अपने जो है जो भी शरीर है उसको ढकने में मदद मिलता है, ठीक है। उसका तो औजार क्या है, औजार जो है इस काल के काफी भद्दे होते थे, यानी कि प्लग के बने होते थे, सल्क या प्लग के बने होते थे, ठीक है। तो इसमें जो है थोड़े लकड़ी और हड्डियों के भी जो है औजार बनने लगे इस काल में। और ये काल में जो औजार है थोड़े बड़े होते थे, बड़े जान, क्योंकि देखिए औजार बड़ा होता था, ठीक है। क्यों बड़ा होता था, क्योंकि ये लोग उस समय जो है जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे, तो बड़े बड़े पत्थरों का जो उपयोग करते थे और बड़े बड़े पत्थरों से जो है औजार बनाए करते थे। तो औजार कैसा था, तो औजार है कुठार हुआ करते थे, गड़ासर हुआ करते जो फलक से बनते थे, ठीक है, यानी कि औजार फलक टाइप के थे। और बड़े औजार हुआ करते थे क्योंकि जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे, तो औजार कैसे बड़े बड़े औजार हुआ करते थे, फलक, कुल्हाड़ इत्यादि बड़े बड़े पत्थरों से बनाए जाते थे औजार को, ठीक है। बड़े औजार भद्दे औजार हुआ करते थे, ठीक है। औजार समझ में आ गया। और देखिए औजार जो है फलक औजार, फलक थे औजार की जो कैसे औजार थे, तो फलक। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि पूरा पाषाण काल के जो औजार है वो बड़े भद्दे औजार थे, ठीक है। बड़े औजार है, भद्दे औजार है, क्योंकि जंगली जानवरों का वो लोग शिकार करते थे, उस समय जानवर भी बड़े बड़े हुआ करते थे, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग मध्यकाल में पहुंचेंगे तो औजार जो है छोटा होने लगेगा, ठीक है, क्योंकि जानवरों का आकार भी छोटा होने लगा। तो तीक्ष्ण औजार मध्यकाल में हुआ करते थे, और पूरा पाषाण काल में औजार बड़े हुआ करते थे, बड़े बड़े पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, ठीक है। जानवर भी बड़ा होता था और औजार भी बड़ा होता था ताकि शिकार करने में आसानी हो, ठीक है। औजार कैसे होते थे, तो फलक, फलक प्रकार के औजार थे, याद रखिएगा, सल्क या फलक। उसके बाद देखिए कला क्या था, कला के तौर पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखिए कला, तो उस समय में क्या कला थी, तो देखिए प्रारंभ में इस युग में मानव ने गुफाओं के दीवार में कुछ रेखाएं खींच करके
अस्पष्ट चित्र बनाए थे। कि धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि जैसे दीवारों पर जो है जानवरों के चित्र बनाने लगे। ठीक है, जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पर भीमबेटका का जो गुफा है मध्य प्रदेश में, वहां वह एक शैलाश्रय है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में गुफा है भारत में। ठीक है, जो कि एक शैलाश्रय है, यानी शैलाश्रय का मतलब जहां पे मानव पूरा पाषाण काल में रहा करते थे, वहां पर जो है चित्र के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो वो लोग जो शिकार किया करते थे वो गुफा के दीवारों पर जो है बना दिया करते थे। ठीक है, तो प्रारंभ में मानव ने तो अस्पष्ट मतलब कुछ समझ में न आने वाले रेखा के तौर पर एक चित्र को बनाते गए, और धीरे 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 क्या होता है कि मानव जो है जो शिकार करते थे उनका चित्र जो है उन दीवारों पे बनाते गए। तो यही है हमारा कला। ठीक है, तो कला के तौर पे जो चित्रकारी आ जाएगा। ठीक है, कला के तौर पे क्या आ जाएगा, तो चित्रकारी आ जाएगा, यानी कि गुफाओं या कंदराओं के दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते थे, ठीक है, उसी को जो है कला का एक रूप दे दिया गया है। तो भीमबेटका गुफा जो मध्य प्रदेश में है, भारत में इसका उदाहरण है भीमबेटका। भारत में भीमबेटका की गुफा जो मध्य प्रदेश में है, यह भी मानव का एक शैलाश्रय है। यहाँ से जो है मानव चित्रकारी यानी कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो कला के तौर पे समझ में आ गया। उस समय चित्रकारी रेखा के तौर पे शुरू में मानव ने रेखा के तौर पे जो है गुफा के दीवारों पर चित्र बनाना प्रारंभ किया, जो अस्पष्ट था। अस्पष्ट का मतलब जो समझ में नहीं आता था, जो क्लियर नहीं था। बाद में धीरे धीरे उन्होंने शिकार, जानवरों का शिकार किया करते, उनका चित्र बनाया करते थे। ठीक है, तो ऐसा जो प्रमाण है हमें भीमबेटका की गुफा से प्राप्त होता है। उसका बाद अंत्येष्टि प्रथा। अंत्येष्टि प्रथा का मतलब होता है कि दाह संस्कार। ठीक है, मानव, मान लीजिए कि मानव जो है उस समय जो मानव रहा करते थे वो मान लीजिए उनका देहांत हो गया, वो या उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो उन्हें क्या किया जाता था, तो उन्हें जो है दफना दिया जाता था। ठीक है, और उनके साथ उनकी खाद्य सामग्री को भी उस कब्र में दफन कर दिया जाता था। ठीक है, तो इसी को अंत्येष्टि प्रथा कहते हैं। उसके बाद देखिए, यहां तक क्लियर है अंत्येष्टि प्रथा। ठीक है, तो पॉइंट के तौर पे हम लोगों ने जान चुके हैं कि क्या क्या था। उसके बाद संगठन। देखिए, पूरा पाषाण काल में जो शिकार का जो माध्यम था वो संगठन पर आधारित था। वो लोग जो है